नमस्ते। ये आर्टिकल 13 पे हमारा लास्ट वीडियो है। आर्टिकल 13 विधि की परिभाषा बताता है, जिस पर अपन ने बात कर ली है। जो लॉ हैं वो दो तरह के लॉ हो सकते हैं। कुछ ऐसे कानून जो संविधान बनने से पहले के थे और कुछ कानून ऐसे जो संविधान बनने के बाद के थे। इनकी संविधान बनने के बाद क्या स्थिति होगी उसको समझने के हिसाब से जो आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि संविधान बनने के बाद जो कानून संविधान बनने से पहले के थे उन पे क्या स्थिति रहेगी। तो मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से कुछ बताना चाहूँगा। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें मैंने लॉ लिखा है। ये लॉ वो लॉ हैं जो संविधान बनने से पहले थे और ये हमारे देश का संविधान है। तो ये लॉ जो बने हुए थे संविधान बनने से पहले, उनकी क्या स्थिति होगी संविधान बनने के बाद, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए जैसे कि आपने आर्टिकल 13 में देखा है कि कोई भी ऐसा लॉ जो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन मूल अधिकारों से इनकन्सिस्टेंसी में है, असंगत है या उन मूल अधिकारों को कम करता है, तो वो वॉइड होंगे। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जो मूल अधिकार जो दिए गए हैं भाग 3 में उनके विरोध में है, तो संविधान इनके ऊपर आ जाएगा और एक तरह से ये आच्छादन हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो आच्छादन का सिद्धांत है, उसका मतलब ये है कि कोई ऐसा कानून संविधान बनने से पहले जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विरोध में है, तो वो आच्छादित हो जाएंगे, एक तरह से वो खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जो उसका कुछ हिस्सा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए किसी कानून में 100 धाराएँ हैं, 100 सेक्शंस हैं, उनमें से मान लीजिए 2 ऐसी सेक्शंस हैं जो मूल अधिकारों के विरोध में है, तो उतना भाग पृथक किया जा सकता है। जैसे मैं आपको इस डायग्राम की सहायता से बताना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कोई कानून ऐसा है जिसमें से मान लीजिए 2 धाराएँ मूल अधिकारों के विरोध में है, तो उतना भाग पृथक किया जा सकता है। तो एक तरह से मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये जो भाग है, ये मान लीजिए ये इतना भाग पृथक हो जाएगा और बाकी जो कानून है वो यथावत चल सकता है। तो ये जो सिद्धांत है वो पृथक्करण का सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो ये इस तरह से सिद्धांत हो गया। और ये जो कानून है ये नॉट रेट्रोस्पेक्टिव कानून है, मतलब ये कानून ऐसे हैं कि जिस दिन जो स्थिति थी वही रहेगी। ये एक तरह से अगर जैसे मान लीजिए संविधान बन गया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि संविधान चूँकि अब बन गया तो पहले मैंने कुछ ऐसा किया तो मुझे उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, तो वो स्थिति इसमें नहीं होगा। तो ये मैंने आपको डायग्राम की सहायता से बताने की कोशिश की। मैं एक आपको एक केस के माध्यम से भी बताना चाहूँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ था भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश सरकार, और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन 1995 में दिया था। इस कानून में क्या हुआ था कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो बसेस वगैरह चलाते हैं, उनके लिए कानून बना था सेंट्रल प्रोविंस एंड ब्रार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 कानून बना था। और उस कानून में ये तय कर दिया गया था कि जो राज्य है वो बसेस वही चलाएगा। और ये कानून 1947 में बना था और ये कानून बन गया। तो बनने के बाद जो ट्रांसपोर्टर्स थे वो कोर्ट में गए और इसी बीच में 1950 में संविधान लागू हो गया। तो संविधान लागू हो गया तो जो ट्रांसपोर्टर्स थे उन्होंने इस बात को कहा कि जो आर्टिकल 19(1)(g) में हमें व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया, उस हिसाब से ये जो एक्ट 1947 का हमारे अधिकारों के उल्लंघन करता है। तो ये जो आच्छादन का सिद्धांत था वो इस पर लागू हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, एक तरह से ये निर्धारित किया कि इस तरह कानून नहीं हो सकता जो मूल अधिकारों के विरोध में है। उसके बाद क्या हुआ कि इस एक्ट में छोटा सा अमेंडमेंट करके और राज्य को ये अधिकार दे दिया गया कि राज्य मोनोपोली कर सकता है। तो एक तरह से ये हो गया कि जो आच्छादन था वो हट गया, हटने से ये कानून वापस प्रभावी हो गया। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताने की कोशिश किया था। इसी तरह से जो संविधान बाद की विधियाँ हैं, संविधान बाद की विधियों का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून, जैसे मैंने यह सबसे पहला लिखा है अंतर क्या है, संविधान बाद की विधियाँ और पहले की विधियों में अंतर क्या है। संविधान बनने से पहले की विधियाँ अगर मूल अधिकारों के विरोध में है तो वो वॉइड एब इनिशियो नहीं है, मतलब बनते ही वॉइड नहीं है, क्योंकि उस वक्त संविधान लागू नहीं था, तो इसलिए वो मूल अधिकारों के विरोध में हो सकती हैं। लेकिन संविधान बाद की विधियाँ एब इनिशियो वॉइड मानी जाएगी अगर वो मूल अधिकारों के विरोध में है, भाग 3 के विरोध में है। उन पे भी आच्छादन का सिद्धांत लागू होगा। अगर मान लीजिए मूल अधिकार के विरोध में है तो वो कानून एक तरह से प्रभावी नहीं माना जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और इसी तरह से अधित्याग का सिद्धांत जो वेबर का डॉक्ट्राइन है, वो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे मूल अधिकार नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको
भाग 13 का जो ये पार्ट है जिसमें कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की है उनको बताने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। उसके बावजूद भी अगर कुछ है तो आप जैसे ये आपको व्हाट्सएप पे डाले गए हैं तो आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।